Welcome all at YouTube channel of BLS Institute. Please like and subscribe and share our channel. Hello students, welcome again. I am Parveen Sharma. I welcome to all at YouTube channel of our institute. Students, ऑनलाइन क्लास सीरीज़ में हम कर रहे थे चैप्टर सेकंड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कर लिया है वो देखिए। हमने इस चैप्टर में एक तो हमने अभी तक किया है, प्रैक्टिकल की बात करें तो एक न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है ये कर लिया है। उसके बाद हमने इसमें किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है ये कर लिया है। फिर हमने इसमें किया कि गुडविल में हमने दो चीज़ें की हैं, एक तो मीनिंग पढ़ा गुडविल का और हमने किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, एडमिशन के समय नया पार्टनर का गुडविल का शेयर कैसे डिसाइड होता है और वो गुडविल की एंट्रीज क्या क्या होती हैं, ये सब हमने कर लिया है। तो देखिए बच्चों, अब जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है रिवैल्यूएशन अकाउंट। टॉपिक जो है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है कि संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जब भी फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाता है, पार्टनर तो उतनी है लेकिन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ, ये सब कारण किसके हैं? ये सब फर्म के रिकंस्टिट्यूशन के कारण है या हम कह सकते हैं कि फर्म के पुनर्गठन के ये कारण है। तो जब भी फर्म का पुनर्गठन होगा तो हमें कुछ अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आती हैं या उनके समाधान के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। जैसे हमने बात की थी एडमिशन के समय हमें न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, कैपिटल एडजस्टमेंट का हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस, ये सब चीज़ें हमने देखा। देखिए बच्चों, ये काम चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, जब भी फर्म का पुनर्गठन होगा या फर्म रिकंस्टिट्यूट होगी तो आपको ये सब काम न्यू रेशियो निकालने हैं, सैक्रिफाइस या हो सकता है गेनिंग रेशियो निकालना, गुडविल की एंट्रीज, गुडविल का कैलकुलेशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये सब काम आपको करने पड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा इनमें चेंज होता है कि एडमिशन के टाइम पे ऐसे करेंगे, रिटायरमेंट में ऐसे करेंगे या डेथ के केस में और एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो के चेंज होने में ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस होती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सिमिलर चलती हैं। जैसे हम बात करेंगे आज रिवैल्यूएशन के बारे में। ये रिवैल्यूएशन जो है, चाहे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, इनमें बिल्कुल सेम होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए, हम थोड़ा कोशिश करते हैं इस रिवैल्यूएशन का मीनिंग समझने का कि पुनर्मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है और क्यों किया जाता है। अच्छा, आपसे पूछिए, सबसे पहले टॉपिक लिख देता हूँ ऊपर में, रिवैल्यूएशन टॉपिक है, रिवैल्यूएशन ऑफ। अब रिवैल्यूएशन किसका होगा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन होगा, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन इसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि रिवैल्यूएशन कब किया जाता है। अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि व्हेन, कब होगा रिवैल्यूएशन, कब किया जाता है, तो आपका क्या आंसर होगा? तो रिवैल्यूएशन कब होगा? व्हेन फर्म रिकंस्टिट्यूटेड, जब भी फर्म का पुनर्गठन होगा तो हमें रिवैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटीज़ का करना पड़ता है, पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। पुनर्मूल्यांकन का अगर हम सिंपल मीनिंग की बात करें तो एक सिंपल सा मीनिंग है इसका कि जो भी आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनका आज की डेट में मार्केट प्राइस क्या है या आज की डेट में उनकी वैल्यू क्या है, इस बात का निर्धारण करना क्या कहलाता है? रिवैल्यूएशन कहलाता है। कि जब आप मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं
एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो आपके पास है वो क्या कहलाता है, रीवैल्यूएशन कहलाता है। तो कब किया जाएगा, जब भी फर्म रिकंस्टिट्यूट होगी उस समय क्या किया जाएगा, तो ऑन रिकंस्टिट्यूशन पुनर्गठन के समय। अब आपको ये भी पता है कि पुनर्गठन कब कब होता है, ये सब हम बात कर चुके हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो उसमें क्या होगा, रिवैल्यूएशन रिकंस्टिट्यूशन किया जाएगा। क्लियर है ये बात आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा एक बात करते हैं कि जैसे एक ईयर है 2016-17 और नेक्स्ट ईयर हमने लिया 2017-18, क्लियर है। यहाँ 1 अप्रैल 2017 को हम बात कर लेते हैं पहले लास्ट ईयर में कि 2016-17 में आपके पास 2 पार्टनर थे ए और बी जिनका रेशियो था 3:2। 1 अप्रैल 2017 को इन्होंने सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया। सी क्या आ गया, नया पार्टनर आया। जैसे ही सी नया पार्टनर आया तो अब पार्टनर कितने हो गए आपके पास, 3 पार्टनर हो गए। तो इनका रेशियो क्या रहेगा, 3:2:1। हमने रेशियो ले लिया कि सी आया, सी के आते ही रेशियो का नया क्या हो गया, 3:2:1 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि सी जो है 1/4/17 को आया, तो अगर कोई ऐसे प्रॉफिट जो 2016-17 के हैं, या मैं कह सकता हूं कि कोई लास्ट ईयर के प्रॉफिट है या पिछले सालों के प्रॉफिट है, उन प्रॉफिट में क्या सी का शेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं सर, सी का उसके आने से पहले के प्रॉफिट में कोई भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सी तो आज आया है, आज का मतलब 1/4/17 को आया, इसके बाद अगर कोई प्रॉफिट होगा, इसके बाद अगर कोई लॉस होते हैं तो उसमें सी का शेयर हो सकता है। इससे पहले के कोई जो प्रॉफिट है उसमें सी का शेयर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। इसीलिए अब सी के आने से जो पहले के जो प्रॉफिट हैं वो प्रॉफिट आपके 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो आपके विजिबल प्रॉफिट, ऐसे प्रॉफिट जो डायरेक्ट आपको दिख रहे हैं, या ऐसे प्रॉफिट जो आपकी बैलेंस शीट में मौजूद है, जो पहले से 1/4/17 को या 31 मार्च 17 को जो बैलेंस शीट बनी है उसमें पहले से क्या है, मौजूद हैं, पहले से आपको दिख रहे हैं। ऐसे कौन कौन से प्रॉफिट हो सकते हैं जो विजिबल प्रॉफिट हैं, तो वो प्रॉफिट आपके जो हो सकते हैं, जैसे कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस है यहाँ 1/4/17 को। और क्या हो सकता है, कोई रिजर्व्स हैं, जितने भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व हो या कोई भी रिजर्व्स हो, ये सब P&L के बैलेंस, रिजर्व कई हो सकते हैं, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, काफ़ी सारे रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसे प्रॉफिट जो विजिबल हैं, तो ये प्रॉफिट कब के हैं, सी के आने से पहले के हैं। तो इन प्रॉफिट में किसका शेयर होना चाहिए, ए और बी का होना चाहिए। तो ये तो प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, ए और बी, मतलब ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर और रेशियो क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो। ये बात क्लियर हो गई आपको कि सी के आने से पहले या नए पार्टनर के आने से पहले कोई प्रॉफिट या लॉस है जो दिख रहे हैं डायरेक्ट, उन्हें आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो सर ये तो क्लियर हो गई कि जो विजिबल प्रॉफिट है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसीलिए हम इसमें एक पॉइंट भी पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स। तो जब भी एडमिशन होगा, चाहे रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी काम हो, जो भी चेंज अगर हो रहा है, उस चेंज से पहले जो पार्टनर थे उनके रेशियो में वो प्रॉफिट लॉस के बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। क्लियर है। अच्छा सर, अब दूसरी जो बात सुनिए, दूसरी बात जो होती है वो ऐसे प्रॉफिट जो इनविजिबल होते हैं, जो डायरेक्ट आपको नहीं दिखते हैं। जैसे बात कर लेते हैं हम, क्योंकि आज हम ज़्यादा बात रिवैल्यूएशन की करेंगे, इसीलिए जैसे यहाँ कोई एसेट्स थी आपके पास, मान लेते हैं कोई शॉप थी जिसकी वैल्यू यहाँ 5 लाख की थी,
अब कोई शॉप है, बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू नॉर्मली क्या होती रहती है, बिल्डिंग्स की या प्रॉपर्टी की वैल्यू डे बाई डे इंक्रीज होती रहती है। क्लियर है? जैसे हमने देखा कि 1 साल बाद उसकी वैल्यू यहाँ उसकी वैल्यू हो जाती है 7 लाख, क्योंकि वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो 2016-17 के शुरू में वो 5 लाख की थी, अब वो कितने की हो गई, वो 7 लाख की हो गई। अच्छा, ये कोई एसओडी की कम हो जाएगी, हर साल बढ़ती रहेगी, तो नेक्स्ट ईयर भी बढ़ेगी, यहाँ भी वैल्यू बढ़ी। हमने यहाँ देखा कि ये वैल्यू कितनी हो गई, 8 लाख हो गई। ठीक है, अब जो शॉप है उसकी वैल्यू तो आपकी इंक्रीज हो रही है, पहले 5 थी, अब 7 हो गई, अब कितनी हो गई, 8 हो गई। आपने देखा यहाँ एसेट बढ़ी, शॉप आपकी एसेट होती है, एसेट बढ़ी कितने से, 2 लाख से बढ़ गई। तो क्या ये 2 लाख क्या हुआ, अगर आपकी एसेट्स प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सर प्रॉफिट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट हुआ कहाँ, 2 लाख का। अच्छा, इसकी बात करें तो यहाँ कितनी इंक्रीज़ हुई, 1 लाख से इंक्रीज़ हुई, तो ये भी क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है ये किस किस को मिलना चाहिए, तो आपका क्या आंसर होगा? डायरेक्ट कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सी आ गया, इससे पहले सी नहीं था, तो इस 2 लाख के अंदर ए और बी का ही शेयर होगा, और जैसे ही यहाँ सी आ जाता है तो अब इस 1 लाख में तीनों का शेयर होगा, ए बी और सी में शेयर होगा। तो अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सी के आने से पहले ये प्रॉफिट इस एसेट्स पर हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये ए बी में डिवाइड होना चाहिए, ये 1 लाख ए बी सी तीनों में डिवाइड होना चाहिए। लेकिन बात ये कि आप ऐसा कब कर पाए, आपको कैसे पता लगा कि यहाँ 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, और आपको कैसे पता लगा कि यहाँ 1 लाख का प्रॉफिट हुआ? ये आपको इसलिए पता लगा कि आपने ये वैल्यू 7 लाख आइडेंटिफाई की कि जब सी आया तो आज इस शॉप की वैल्यू कितनी हो गई, 7 लाख हो गई। इस शॉप की या इस एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई, आपके 7 लाख हो गई। तो जब एसेट्स की वैल्यू 7 लाख हो गई तो आपने कहा कि पहले से कितनी बढ़ गई, 2 लाख बढ़ गई, क्योंकि सी अब आया है और प्रॉफिट 2 लाख पहले का है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसके अंदर, ए और बी के अंदर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसीलिए ये वैल्यू आइडेंटिफाई करना एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या जब भी रिकन्स्टिट्यूशन होगा एसेट्स की वैल्यू या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कहलाता है। क्लियर है? जब भी फर्म रिकन्स्टिट्यूट होगी तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है, मार्केट प्राइस उस दिन का चेक किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, शायद आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो 3 कंडीशन बन सकती है आपकी, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के साथ कितनी कंडीशन बन सकती है, 3 कंडीशन। या तो एसेट्स की वैल्यू नो चेंज मिलेगी, ठीक है, या तो एसेट्स की वैल्यू क्या मिलेगी, नो चेंज, जितनी पहले थी उतनी आज एडमिशन के समय है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। या हो सकता है एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, इंक्रीज़ हुई है तो प्रॉफिट, और अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है तो क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन जब भी रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसमें शेयर किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का होगा, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये बात आपके समझने लायक है। क्लियर है? ऐसे ही लाइबिलिटीज़ के केस में अगर लाइबिलिटीज़ नो चेंज है, नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ी हुई हैं तो आपको लॉस होगा, और अगर लाइबिलिटीज़ कम हुई हैं तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन इससे पहले, एडमिशन से पहले के जो भी प्रॉफिट लॉस होंगे वो उसमें किसका शेयर होगा, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर होगा, न्यू पार्टनर का कोई भी शेयर उसमें नहीं होगा। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज़ की, कि जब एडमिशन के टाइम पे या जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा तो जनरल एंट्रीज़ क्या होंगी। आपको मैंने बताया कितनी कंडीशन बन सकती है, 3 कंडीशन बन सकती है, या तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू नो चेंज होगी, या वो इंक्रीज़ होगी, या वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो उस केस में कैसे कैसे एंट्रीज़ होगी और उसके साथ हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये सब देखते हैं। तो एक साइड में जनरल एंट्री बनाऊंगा
और दूसरी साइड हम साथ साथ क्या बना लेंगे, अकाउंट बना लेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ जर्नल एंट्रीज की। इस पोर्शन के अंदर जर्नल एंट्रीज की रिवैल्यूएशन के टाइम क्या क्या होंगी। क्या क्या प्रविष्टियाँ हो सकती हैं। देखिए पहली कंडीशन हम लेते हैं, इफ एसेट्स इंक्रीज। पहली कंडीशन हमने ली कि अगर एसेट्स क्या हुई है, बड़ी हुई है। आपने देखा कि एडमिशन के समय या रिकंस्ट्रक्शन के समय एसेट्स की वैल्यू पहले से क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो अगर वैल्यू बड़ी हुई होती है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और एसेट्स किस साइड बढ़ती हैं, तो बताइए आप, सर एसेट्स डेबिट साइड बढ़ती हैं। तो यहाँ बिल्कुल आपकी सिंपल एंट्री हो जाएगी, एसेट्स को डेबिट कर दीजिए, एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है, नरेशन बन जाएगी, एसेट्स वैल्यू इंक्रीज बाय। क्लियर है। ऐसे ही हो सकता है कि एसेट्स की वैल्यू आपके क्या मिले, डिक्रीज। इफ एसेट्स डिक्रीज, अगर एसेट्स की वैल्यू आपको घटी हुई मिलती है या वैल्यू कम पाई जाती है, तो जितने अमाउंट से कम है एसेट्स को कम करना पड़ेगा, तो क्रेडिट होगा। डेबिट में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम आ जाएगा। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ठीक है, एसेट्स का नाम आ जाएगा। ऐसी थर्ड कंडीशन आपकी बन सकती है, इफ लायबिलिटीज इंक्रीज। अगर लायबिलिटी बढ़ी हुई होती है या बढ़ती है तो आप क्या करेंगे, लायबिलिटी कहाँ बढ़ेगी, क्रेडिट साइड में। एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। क्लियर है। ऐसे ही फोर्थ कंडीशन आपकी बन सकती है, इफ लायबिलिटीज डिक्रीज। अगर लायबिलिटी डिक्रीज है तो एंट्री क्या बन जाएगी, लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो एंट्री बनेगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, कोई भी लायबिलिटी है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। और अगर नो चेंज है तो रिवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में नो चेंज होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो एंट्री जाएगी नहीं, क्योंकि ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही क्या हुआ, लॉस हुआ। ये ध्यान रही, जितने रुपए से वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है वही अमाउंट रिवैल्यूएशन में जाएगा, क्योंकि वही प्रॉफिट लॉस है और उसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। और रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट लॉस होगा वो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड रेशियो में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए बच्चों, अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा आपके दो टर्म और आ सकती हैं। एक आपके अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ या ऐसी एसेट्स जो पहले आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की हुई है, पहले आपके ध्यान में नहीं थी, आज एडमिशन के समय आपके सामने आया कि जब आप एसेट्स लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करने लगे तो कोई ऐसी छोटी मोटी एसेट्स थी जो आपके पहले रह गई थी, अब आपके सामने आई है। इसका मतलब अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो वो भी हमने पहले थी नहीं, अब आपको मिली है, इट मीन्स वो इंक्रीज़ है। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है तो इसके अंदर भी क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज़ मानी जाएगी। तो एसेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज़ के केस में कौन कौन सी एंट्री होती है, एक एंट्री एसेट्स इंक्रीज होगी तो ये होगी एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज़। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज़ की एंट्री भी आपके ऐसे ही होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। इन एंट्रीज़ को देख के साथ में हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट।
डेट इसमें जब भी एडमिशन होगा वो डेट रहेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, इन एंट्रीज को पोस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बाय साइड में आ जाएगा, बाय एसेट्स। अगर एसेट्स क्या होती हैं, इंक्रीज, जितने रुपए से एसेट्स इंक्रीज होती है वही अमाउंट आएगा। ऐसे ही एसेट्स अगर डिक्रीज होंगी तो कहाँ आ जाएगी, डेबिट साइड में, टू एसेट्स डिक्रीज, जितने रुपए से है। ऐसे ही अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज है तो टू साइड में आ जाएगी, एंट्री देख लीजिए, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, डेबिट साइड में आ जाएगी, टू लाइबिलिटीज़ इंक्रीज है। ऐसे ही अगर लाइबिलिटी आपके डिक्रीज है तो बाय साइड में, बाय लाइबिलिटी डिक्रीज, क्योंकि जैसी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगा, इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लॉस होगा। ऐसे हमने बात की अनरिकॉर्डेड एसेट्स की, तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, एसेट्स इंक्रीज है तो बाय साइड में आ जाएगा, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो यहाँ आ जाएगी टू साइड में, इट मीन्स लाइबिलिटी इंक्रीज है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टू साइड में आ जाएगी। क्लियर है? इतनी ही चीज़ें आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज सेम रहती हैं, चाहे एडमिशन का केस हो, चाहे रिटायरमेंट का केस हो, चाहे डेथ का केस हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस हो। हमेशा एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो बाय साइड में, डिक्रीज होगी तो टू साइड में, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो टू साइड में, डिक्रीज होगी तो बाय साइड में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स लाइबिलिटीज़ का भी ट्रीटमेंट हमेशा ऐसे ही करना है। उसके बाद अकाउंट को क्लोज करने की बात आती है। अकाउंट क्लोज करेंगे तो जो भी नेट, जो टोटल जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो टोटल किया जाएगा। अब टोटल देखेंगे कौन सी साइड ज़्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो डिफरेंस क्या होगा, इस डिफरेंस को कहेंगे प्रॉफिट। इसे क्या कहेंगे, प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर में, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा रेशियो क्या रहेगा, तो रेशियो होगा ओल्ड रेशियो। क्लियर है? और अगर लॉस आता है तो रिवर्स में आ जाएगा, बाय साइड में आ जाएगा। ये बात क्लियर है? अब आपके बात आती है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या बनेगी। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है, इफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आप कहेंगे एंट्री होगी सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। रेशियो क्या होगा, जो भी ओल्ड रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट। क्लियर है? लॉस होगा तो एंट्री रिवर्स बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये सब बातें थी रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, जर्नल एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेकर आएंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट का, कि एडमिशन के समय रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करना है, और आगे हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे ही बनेगा, चाहे एडमिशन का केस है, चाहे रिटायरमेंट है, चाहे डेथ है, चाहे आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है। सो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, थैंक्स।